नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। शाम के 5 बजने वाले हैं। न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आज आपको देंगे तमाम खबरों की अपडेट। आपको दिखाएंगे कि वसीम रिजवी पर क्यों गिरा इंटरनेशनल फतवा, बाउंड्री वॉल पर फिर क्यों शुरू हुई सियासत और कहां छुपाए गए आरटीआई के आंकड़े। यही नहीं, न्यूज 18 अपडेट में है कई और अहम खबरें। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में जारी बीजेपी के महामंथन की अपडेट के साथ। दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी शासित 15 राज्यों के सीएम की बैठक हो रही है। इस बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्रियों के साथ मिशन 2019 के लिए मंथन कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में जिन 5 राज्यों की अहम भूमिका थी, मौजूदा दौर में उन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। लिहाजा इस बार भी पीएम को उन्हीं राज्यों से अच्छे नतीजों की दरकार है। इन 5 राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों के सीएम भी अपने अपने राज्यों में बीजेपी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल ये बैठक जो सुबह से चल रही है, महामंथन जारी है और शाम के तकरीबन 7 बजे तक इसी तरह से महामंथन चलता रहेगा। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। जो काम इन्हें सौंपा गया था, खास करके जनहित से जुड़े काम, उसमें कहां तक सफलता मिली, जनता के बीच कितना भरोसा ये अपना बढ़ा पाए हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है और आगे आने वाले वक्त में मिशन 2019 को लेकर क्या कुछ करना है, इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल बैठक चल रही है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और विधिवत तरीके से ये बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें 2019 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अनूप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। अनूप, अभी बैठक जारी है, महामंथन जारी है, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, बता दूं कि बैठक जारी है और अब से थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होने वाला है और उसके बाद औपचारिक तौर से बीजेपी एक बड़ी प्रेस वार्ता करेगी, जहां पर बताया जाएगा कि इस बैठक में किन किन मसलों पर चर्चा की गई, चुनाव के मद्देनजर किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है। जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, उसको किस तरीके से राज्य सरकारें इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका एक रिपोर्ट लिया गया सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से। इसके अलावा एक रोडमैप भी बनाने को दिया गया कि आगे इन योजनाओं को किस तरीके से और पैने तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसके अलावा 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इन सभी राज्यों और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, किस तरीके से तैयारियों को और पुख्ता बनाया जा सकता है, इन सभी मसलों पर चर्चा की गई। मुख्य एजेंडा कह सकते हैं, चाहे वो योजनाओं की बात हो, चाहे वो चर्चाओं की बात हो, लेकिन बीजेपी का एजेंडा आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बीजेपी चाहती है कि जो 2014 में जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है उत्तर प्रदेश से कम दोहराई जाए, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अगर बाद में भी मुलाकात किया जाना है, प्रधानमंत्री खुद मिलेंगे ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जिनकी अहम भूमिका रही थी 2014 में। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी अनूप तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। फिलहाल बैठक अब भी जारी है और बैठक के खत्म होने के बाद समापन संबोधित करेंगे। समापन होने पर इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतना है 2019 की जंग को और इसे लेकर रणनीति तैयार की जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिया वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन देने की बात क्या कही, बोर्ड पर ही फतवा आ गिरा है। फतवा आया है इराक से। गौर करने वाली बात यह है कि वसीम रिजवी इराक से आए इस फतवे को मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर अनलिमिटेड सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रिजवी ने किया जमीन देने का ऐलान, खड़े हो गए इराक में बैठे सिस्तानी के कान। रिजवी पर आया इराक से फतवा, मंदिर पर शुरू हुई अनलिमिटेड सियासत। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पर आया एक फतवा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रिजवी पर यह फतवा इराक में शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु सिस्तानी ने गिराया है। फतवा आने के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आपको याद होगा कि वसीम रिजवी ने हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन देने का ऐलान किया था, जिससे नाराज होकर कानपुर के डॉक्टर एम.ए. नकवी ने इराक धर्मगुरु से इस मामले में फतवा मांगा था। और इस मांग को मानते हुए शिया उलेमा के सबसे बड़े धर्मगुरु सिस्तानी ने रिजवी पर फतवा जारी कर दिया। फतवे में कहा गया है कि वक्फ की संपत्ति को किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपको मालूम है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस संबंध में जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जिसके कारण जो है समाज में वैमनस्यता बढ़ रही थी। इसलिए मैंने ये सोचा कि स्थिति स्पष्ट हो जाए और मैंने जो शिया धर्मगुरु हैं सर्वोच्च आका सिस्तानी इराक में रहते हैं, उनसे ये पूछा था कि क्या कोई मुसलमान वक्फ संपत्ति मंदिर निर्माण या दूसरे किसी धर्म की इबादतगाह के लिए दे सकता है। तो उन्होंने जवाब ये दिया है कि इट इज नॉट परमिसिबल, ये मुमकिन नहीं है। हालांकि वसीम रिजवी सिस्तानी के इस फतवे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो किसी फतवे को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि वसीम रिजवी के इस बयान पर कई शिया उलेमाओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। भारत के संविधान के हिसाब से ये देश चलता है, न आतंकियों की धमकियों से हम डरने वाले हैं और न किसी फतवे को मानने के लिए हम बाउंड हैं। फतवा जो लिया गया है सिस्तानी साहब से, वो उनको गुमराह करके लिया गया है, पूरी पोजीशन क्लियर करके नहीं लिया गया है। लिहाजा वो फतवा हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। इतना बड़ा तो कोई है नहीं जो सुप्रीम लीडर से टकरा जाए शिया कम्युनिटी में। हमारे यहाँ जो फ़िक़े जाफरी है, जो हमारी शिया कम्युनिटी है, उसके अंदर भी इतना बड़ा कोई नहीं है कि जो उनसे टकरा जाए पूरी तरीके से। और अगर से जो टकराया उससे अपना अंजाम देगा। मेरे ख्याल से वसीम रिजवी साहब एक सुलझे हुए आदमी हैं, उनको समझना चाहिए। सिस्तानी के फतवे के बाद शिया वक्फ बोर्ड पर अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समाज का दबाव बनने लगा है, लेकिन इसके बावजूद वसीम रिजवी इस फतवे को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मंदिर पर शुरू हुई ये अंतर्राष्ट्रीय सियासत कितनी दूर तलक जाती है। बात अगली खबर की। सूबे की योगी सरकार भी अखिलेश सरकार की राह पर चलती नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में प्रदेश भर के रामलीला स्थलों और मैदानों की 4 दीवारी का ऐलान किया है। अब इसका अखिलेश सरकार से क्या संबंध है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में फिर शुरू बाउंड्री पॉलिटिक्स। अखिलेश के बाद योगी बनाएंगे बाउंड्री वॉल। अब होगी रामलीला मैदानों की 4 दीवारी। बजट रिलीज होते ही शुरू हुई सियासत। यूपी में धर्म पर सियासत कोई नई बात नहीं है। सियासत पहले भी होती रही है, सियासत आज भी चालू है। अखिलेश सरकार के वक्त हुआ बाउंड्री विवाद तो आपको याद ही होगा, और अब उसी बाउंड्री वॉल को लेकर योगी सरकार भी घिरने लगी है। फर्क बस इतना है कि अखिलेश सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर विवाद हुआ और योगी सरकार में रामलीला मैदानों की बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद जन्म ले रहा है। योगी सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में रामलीला मैदानों की बाउंड्री को लेकर बजट का पास किया, सियासत गरमाने लगी। इसको दूसरा रूप इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी, जिसका चरित्र ही झूठा है और झूठ बोलने में वो माहिर है, जनता के बीच में ऐसा पेश किया गया। बाकी वो किसी की बाउंड्री बनवाए अच्छी बात है, लेकिन जो जमीन कब्जा हो रही है, उनके खुद के विधायक कब्जा कर रहे हैं, स्कूलों में किताबें तक नहीं पहुंच रही हैं। और आज तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्राइम डेटा एनसीआरबी के आंकड़े नहीं बताते। जब मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाएंगे तभी पता लगेगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री का क्या कहना, बिल्कुल बनवाएं और इसको एक सुशासन के तहत बनवाएं। जितनी भी सामाजिक जगहों की भूमियां हैं
उनकी सबकी बाउंड्री बनाने का एक निश्चित नियम होना चाहिए, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो शमशान हो। इसके लिए एक फंड एलोकेट होना चाहिए ताकि अवैध कब्जे न हो पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। खैर, योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में प्रदेश भर के रामलीला स्थलों और मैदानों की 4 दीवारी का ऐलान तो किया ही, साथ ही प्रदेश भर में गौशालाओं की बात भी अनुपूरक बजट में शामिल है। ऐसे में ये विपक्ष के लिए किसी जैकपॉट से कम बिल्कुल नहीं। ऐसे सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक भूमि को रक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। विपक्ष सरकार पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप मढ़ रहा है तो बीजेपी इससे इनकार कर रही है। हालांकि इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में यूपी की ये बाउंड्री पॉलिटिक्स खूब चर्चा में रहेगी। अखिलेश सरकार की तर्ज पर अब यूपी की योगी सरकार भी चल पड़ी है। अखिलेश सरकार ने पहले कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कराई, तो अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के रामलीला मैदानों और स्थलों के लिए 4 दीवारी का आदेश कर दिया है। इसके लिए बाकायदा अनुपूरक बजट में बजट का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी सब कुछ के बाद भी उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो धर्म पर ही खत्म होती है और धर्म पर फिर शुरू होती है। शायद यही वजह है कि पहले कब्रिस्तान और अब रामलीला मैदान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लाइव वो जुड़े और उन्हें 2019 जीत का मंत्र दिया। एक रिपोर्ट। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पार्टी कार्यकर्ताओं से लाइव टॉक, डिजिटल माध्यम से जीत का मंत्र, नमो ऐप के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र में काफी एक्टिव है। पीएम वहां खुद तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठकर सभी पदाधिकारी अपने मोबाइल पर सीधे पीएम मोदी को सुन रहे हैं। पीएम मोदी का पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद सोमवार से शुरू हुआ है। हमारे वाराणसी के सांसद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमेशा समय समय पर, आप देख रहे हैं जब से वो सांसद बने हुए हैं तब से वो लगातार 6 महीने बीतते नहीं हैं कि अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं से उनका संवाद लगातार बना हुआ है। उसी संदर्भ में आज यहाँ मंडल के सभी कार्यकर्ता उनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अपने सांसद से डायरेक्ट रूबरू हुए और मोदी ऐप के जरिए उनसे वार्ता किया और उनसे जो जानकारी कार्यकर्ता को कैसे काम करना चाहिए, कार्यकर्ता हमारी सरकार की योजनाओं को कैसे गाँव गरीब किसानों तक ले जाएं, इस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। महानगर पदाधिकारियों से पीएम मोदी लाइव जुड़कर 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दे रहे हैं। पीएम ने इस दौरान पदाधिकारियों से सरकारी योजनाओं को जनता के बीच जाकर बताने की बात कही और इसके साथ ही कहा कि सभी पदाधिकारी 100 केंद्रीय योजनाओं को रट लें ताकि जनता के बीच जाकर सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां बता सके। लगभग ये कार्यक्रम 1.5 घंटा चला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जिन जिन पदाधिकारी भाई और बहनों से बात हुआ उनका बड़े ध्यान पूर्वक पहले उन्होंने सुना और उसका विस्तार से जवाब दिया। जैसे एक बहन ने पूछा डोमरी गांव के विकास के लिए, चूंकि डोमरी गांव हमारे विधानसभा में ही आता है, महानगर में ही आता है, तो उस गांव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद ले रखा है। वहां के समुचित विकास के लिए उन्होंने कहा कि विकास तो शुरू है लेकिन पर्याप्त विकास नहीं है, अभी अधूरा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो भी अधूरा कार्य वहां का बचा हुआ है उसको मैं अवश्य करूंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 3 दिनों तक अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ संवाद करने वाले हैं। पहले दिन जहां महानगर और जिले के पदाधिकारियों के साथ पीएम ने संवाद किया, वहीं दूसरे दिन मंडल पदाधिकारियों से भी पीएम मोदी जुड़े। पीएम ने दूसरे दिन मंडल पदाधिकारियों से कहा कि मतदाताओं की लिस्ट लेकर आप जनता के बीच जाएं, पास पड़ोस में संपर्क बनाकर पार्टी की कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दें, जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दें। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी 11 मंडल के पदाधिकारियों से अपील की। पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को बीजेपी का नहीं बल्कि काशी का कार्यक्रम बनाना है। जाहिर है 2019 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान भी कर चुके हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में और इस लिहाज से पीएम मोदी की ये 3 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी अहम मानी जा रही है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए नीतीश की रिपोर्ट।
उत्तराखंड नर्स एसोसिएशन में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। नर्सों में आपसी खींचतान इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नेतागिरी ज्यादा और मरीजों के उपचार कम हो रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूदा समय में सूबे में करीब 1800 नर्स काम कर रही हैं, जिनमें आपसी खेमेबाजी भी चरम पर है और नर्स एसोसिएशन की इस खींचतान का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य गठन के बाद साल 2016 में पहली बार नर्स एसोसिएशन के चुनाव हुए, जिसके अध्यक्ष बनी कृष्णा रावत। लेकिन दूसरे खेमे ने कृष्णा रावत को दिसंबर 2017 में सियासी दांवपेच से पदमुक्त कर दिया, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ने लगा। अब एक गुट ने 23 सितंबर को चुनाव कराने की घोषणा की, तो दूसरे ने 25 अगस्त को ही चुनाव करा दिए। तत्वों को तुरंत रोका जाना चाहिए और हमने इनके खिलाफ हमने कोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है, जिसमें कि हमने कहा है कि ये गलत, इन्होंने जो चुनाव कराया है वो सरासर गलत है। बिल्कुल नहीं चाहते कि हम मरीजों की सेवा करें, जबकि हमारा नर्सिंग संवर्ग जो है मरीजों से जुड़ा हुआ है। सूबे में पहले से ही जरूरत के मुताबिक नर्सों की तैनाती नहीं है, बावजूद इसके नर्स एसोसिएशन की सियासत जारी है। कहीं से भी आप शिकायत हमारी ले लीजिए, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। हमारा पहला और प्राइम मोटिव केवल और केवल मरीजों की सेवा करना है। बाकी तो देखिए, जब हम सेवा करेंगे और जो हमारा हक है, जायज हक, अगर वो हमें ना मिले, इस तरह से हमें पीछे ही पीछे धकेलते रहेंगे, तो उसके लिए बोलना भी तो हमारा अधिकार है, हम उसके लिए भी तो बात करेंगे। अपने कर्तव्यों को भूलकर नर्सों के दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में इन नर्सों की सियासत का असर मरीजों पर पड़ रहा है। मरीजों को दुरुस्त इलाज मिले, इसके लिए अब विभाग क्या क्या एक्शन लेता है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी पुलिस महकमे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जल्दी सूबे के आईपीएस अफसरों के तबादले होंगे। करीब 2 दर्जन आईपीएस अफसरों के तबादले होने वाले हैं। कई जिलों के कप्तानों के साथ शीर्ष पदों पर तैनात आईपीएस अफसरों के भी तबादले होंगे। देर रात या कल तक तबादला सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत जल्द तबादले किए जाएंगे। इसकी सूची भी जारी होने वाली है। यूपी पुलिस महकमे से ये बड़ी खबर, आईपीएस अफसरों के तबादले होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ गया। अजीत, तबादलों से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल मोनिका, चूंकि मंत्री दिल्ली में है और उनके लौट के आने के बाद ये जो तबादलों की सूची है वो तैयार है और आईपीएस अफसरों के साथ साथ अगले 24 घंटे में 2 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों का भी तबादला हो सकता है और बाकायदा इसका मंथन गृह विभाग और डीजीपी की तरफ से कर लिया गया है और सूची एक तरीके से फाइनल कर ली गई। सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है और मुख्यमंत्री आज दिल्ली है, चूंकि मंत्रिपरिषद की बैठक थी प्रधानमंत्री के साथ, तो लिहाजा अभी 7 से 7:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद सूची मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी और देर रात तबादलों की बड़ी सूची जारी हो सकती है सरकार की तरफ से। क्योंकि शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी अजीत तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि आईपीएस और आईएएस अफसरों का तबादला किया जाना है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल न्यूज 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।